last lecture we have seen the format of SOP, that is self-occupied property, where net annual value will be the starting point. What is your starting point? Your starting point is what? Net annual value, and this net annual value will be taken as what? Nil. Nil मतलब कुछ नहीं, zero. Net annual value will be taken as nil because self-occupied है. That is what self-occupied property, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें हम रहते हैं या हमने लॉक किया है. 2 हाउस प्रॉपर्टी तक तो अलाउड है, पता है ना. 2 SOP तक आपको अलाउड है. 2 SOP आप रह रहे हो, दो घर में रह रहे हो. अब इंसान 2 घर में तो रहेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है. एक ही घर में रहेगा, दूसरा अनऑक्यूपाइड रहेगा, लेकिन वो भाड़े पे नहीं दिया. फिर भी गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई, 2 घर तक हम आपको माफ कर रहे हैं. 2 हाउस का NAV आपका नील होगा, जो कि लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया क्या केस है. बराबर है, मालूम पड़ा. हमेशा बेटा, एवरी टाइम 2 घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका NAV नील होगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में याद रखना, हमेशा, एवरी टाइम. समझा बेटा? एवरी टाइम. तो NAV हमेशा याद रखो. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुआ तो नील हो जाएगा. ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. फिर उसमें से डिडक्शन क्या लेना है आपने को? डिडक्शन अब कॉमन सी बात है, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने. डिडक्शन आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा नहीं. अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलता है? जब आपको रेंट मिला है तब. अब ये तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसमें आप रह रहे हो, तो काय का डिडक्शन? तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा बेटा तूने इस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया ना, लोन पे लिया ना, ये प्रॉपर्टी तूने लोन पे खरीदा है, तो इसका जो भी इंटरेस्ट पे करेगा ना, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन हम तेरे को देंगे, लेकिन लिमिट. बट उसका भी लिमिट रख दिया गवर्नमेंट ने. क्या बोला? लिमिट क्या बोला? कि अगर आपने लोन लिया है 31 मार्च 1999 तक, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा आप लोगों का. ठीक है, 31 मार्च 1999 तक हो गया रहेगा. कितने लोग बॉर्न हो चुके होंगे? 31 मार्च 1999 तक अगर लोन लिया है, अप टू 31 मार्च 1999 तक, तो हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ 30,000 देंगे. 30,000 बस. उससे 1 रुपया ज्यादा डिडक्शन लेने का नहीं. 30,000 मैक्सिमम लिमिट है. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो अगर आपने लोन अप टू 31 मार्च 1999 तक या उसके पहले लिया है, तो आपको 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, बस. बट अगर इस पीरियड के बाद आपने लोन लिया, क्या इस पीरियड के बाद अगर आपने लोन लिया है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर इस पीरियड के बाद अगर आपने लोन लिया है, बराबर है, दिख रहा है आफ्टर वाला केस, हियर इट इज. अगर आफ्टर लिया है तो डिडक्शन आपको मिलेगा कितना? गवर्नमेंट ने बोला जाओ खुश हो जाओ, 2 लाख रुपीस का डिडक्शन. कितना? 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन हम देंगे आपको. 2 लाख का डिडक्शन. बराबर है. तो गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ रहा है ना बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी. बराबर है. सोसाइटी के लिए कि भाई घर आप लोन पे खरीद रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इंटरेस्ट आप डिडक्शन में दिखा सकते हो. तो इससे क्या होगा? आप टैक्स बचा सकते हो. गवर्नमेंट अपने को ऑप्शन दे रही है टैक्स बचाने का. सोशल सर्विस मतलब समाज के लिए कर रही है गवर्नमेंट कि जाओ आपने लोन लिया है ना, ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो उसका डिडक्शन ले सकते. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? वो एक इन्फ्लेशन पीरियड है बेटा 99 तक, मतलब बहुत पुराना हो गया ना. एक बेस ईयर चाहिए अपने को, एक बेस ईयर चाहिए. 31 मार्च 1999 तक गवर्नमेंट ने रखा, तो 31 मार्च 1999 तक एक डिसाइड किया कि गवर्नमेंट ने कि आपको 30,000, आपने उसके पहले तक लोन लिया है तो 30,000 तक का इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ने रूल अगर सेट कर दिया ना, तो सेट कर दिया. समझा? उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट मिलेगा. तो गवर्नमेंट ने मार्केट इकोनॉमी क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड किया रहेगा. बराबर है. और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट ने जब रूल बना दिया तो वो फॉलो करना पड़ता है, और कुछ नहीं. समझे कि नहीं? तो बच्चा लोग याद रखो इसको. अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया, तो 2 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा आपको. लेकिन वो 2 लाख रुपया का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना,
अगर वो आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया या घर बनाने के लिए लोन लिया, बना रहे हो आप, वाह मेरा घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए अगर लोन लिया है तो आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपने घर में रिपेयरिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, छोटे मोटे काम के लिए अगर लोन लिया है तो गवर्नमेंट बोलेगी अरे भाई घर का रिपेयरिंग कर रहा है यार, तू रिन्यूअल कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, रिपेयरिंग, तो बेटा रिपेयरिंग के लिए आपको लोन मिलेगा कितना, रिपेयरिंग के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ 30,000 देंगे। नॉर्मल सी बात है, घर का रिपेयरिंग का काम करा रहे तो थोड़ी ज्यादा खर्चा होगा, और तुम ज्यादा खर्चा करोगे तो तुम्हारे ऊपर है वो, तुम कितना भी खर्चा करो, तुम्हारे आपको आप घर को रिन्यू करना है, उसके लिए कितना भी खर्चा करो उससे हमको मतलब नहीं है। बट रिपेयर है ना, तो रिपेयर के लिए हम इंटरेस्ट का डिडक्शन ज्यादा नहीं देंगे। रिपेयरिंग के लिए अगर लोन लिया तो हम सिर्फ 30,000 तक का डिडक्शन देगा, बस साल में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया ना, तो हम आपको डिडक्शन देंगे कितना, 2 लाख, 2 लाख रुपीस का डिडक्शन देंगे हम। कितना, 2 लाख। अगर घर खरीदने या बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो हम आपको 2 लाख तक का डिडक्शन देंगे, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा, बस ये माइंड में याद रखना, ठीक है। फिर अब ये डिडक्शन मिलने के बाद अब नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर इधर अमाउंट कुछ नहीं है, इधर 0 अमाउंट है और इधर समझो अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख, समझो सब लेके अमाउंट आया 1 लाख, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये 0 है, 0 में से माइनस करना है 1 लाख, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। ये 1 लाख क्या हो जाएगा, निगेटिव आंसर। निगेटिव को किसमें दिखाते हैं हम लोग, ब्रैकेट में करके दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव आंसर, दिख रहा है ये ट्रिपल एक्स, सो दिस इज व्हाट नेगेटिव आंसर। बेटा अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है आपका, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ इनकम देखो, यहाँ आंसर नेगेटिव आया मतलब आपको इनकम नहीं हुआ है, आपको कुछ कमाई नहीं हुई है, ऊपर से आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस हुआ है। अब वो लॉस को आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरी इनकम होगी ना, दूसरी इनकम, उसमें से माइनस कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बच गया कि नहीं। समझो आपको सैलरी से आपने कमाया 5 लाख रुपीस और इधर आपको 1 लाख का निगेटिव आंसर आ रहा है, बराबर है, तो सैलरी के ऊपर आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता ना, अब क्या होगा, ये 1 लाख उधर से माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 1 लाख, अब सिर्फ 4 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाख, तो अच्छा है ना, अच्छा है कि नहीं। तो याद रखना ये जो इधर नेगेटिव आएगा वो आप किसी दूसरी इनकम से माइनस करके अपना टैक्स सेव कर सकता है, टैक्स सेव कर सकता है, रिमेंबर इट, एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस फंडा, ये फंडा दिमाग में रखो, इसी के ऊपर सब कुछ है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी बताया मैंने, ठीक है। तो अभी इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, और इसको और मजबूत करने के लिए अभी मैं पूछूंगा अभी आपसे, देखते कितना मालूम पड़ा है, नहीं मालूम पड़ा तो मैं खुद बताऊंगा, जिसको जिसको जो गलत आंसर देगा उसको मैं बताऊंगा, मतलब आंसर दूंगा, आंसर आप दो, गलत हो सही हो कुछ भी दो, उसको मैं करेक्ट करूंगा। तो गवर्नमेंट सीधा बोलेगी देख भाई मैंने 2 हाउस प्रॉपर्टी तक एसओपी नील दिया है ना, एसओपी 2 हाउस प्रॉपर्टी तक एसओपी आपका नील लेती हूं मैं, क्या लेता हूं मैं, गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी। और गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अभी तीसरा हाउस प्रॉपर्टी भी तू भाड़े पे नहीं दिया है, उसी में रह रहा है, तो ये नहीं चलेगा, वो थर्ड हाउस प्रॉपर्टी का तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे द टैक्स। अब आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को, अरे लेकिन मैंने तो भाड़े पे दिया ही नहीं है, तो कैसे टैक्स लोगे, आप कैसे समझोगे मैंने भाड़े पे दिया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वो हम लोग समझ लेंगे, उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट समझ लेंगे, तूने भले भाड़े पे नहीं दिया लेकिन हम समझेंगे कि तूने भाड़े पे दिया है, इसलिए तू भाड़े पे दे दे, तू नहीं देगा तो फिर भी हम समझेंगे कि तूने भाड़े पे दिया है, मार्केट में जो रेंट चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके तेरे ऊपर टैक्स लगा देंगे, बराबर है। अब एक्चुअल, अब देखो सुनो बच्चों, डीम्ड टू बी लेट आउट में एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं, समझा कि नहीं, डीम टू बी लेट आउट में एक्चुअल रेंट आएगा क्या, बताओ मेरे को। अब मैंने मेरी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे दी ही नहीं है, तो मेरे को रेंट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब मेरा एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं, डीम टू बी लेट आउट में एक्चुअल रेंट का फंडा आएगा ही नहीं। देखो देखो इधर देखो, सेम फॉर्मेट रहेगा, ये जो फॉर्मेट है ना पीछे वाला जो पढ़ा अभी,
एलओपी का फॉर्मेट। तो एलओपी का फॉर्मेट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, डीएलओपी में भी सेम फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तूने तीसरा प्रॉपर्टी भी खुद ही ले रहा है, वाह क्या आदमी है तू, बराबर है। तू 3 शादी किया है, बराबर है, तो 3 शादी किया मतलब 3 घर, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। तो तू अकेला ही ना, एक वाइफ को इधर रखा है, दूसरे को दूसरे रूम में रखा है, तीसरे को थर्ड वाले में, ऐसा नहीं चलता है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 2 हाउस तक अलाउड है, थर्ड हाउस जो रहेगा ना, थर्ड हाउस, उस पे तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा, दैट इज डीम्ड टू बी लेट आउट। तो कपिल शर्मा वाला मूवी मत बनाओ, इधर फ्लैट फर्स्ट ऊपर फर्स्ट वाइफ, सेकंड ऊपर, उसके ऊपर थर्ड वाइफ, उसके ऊपर, नीचे से बाय करेगा तो तीनों को हो जाएगा, वो केस नहीं करना है, समझा कि नहीं। तो सीधा सा सवाल, गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी हुआ, थर्ड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी तक अलाउड किया ना, लेकिन अगर थर्ड प्रॉपर्टी आया तो हम समझ जाएंगे वो डीम्ड टू बी लेट आउट है, मालूम पड़ा। यस, करेक्ट। तो वो जो मूवी है कपिल शर्मा वाली मूवी, उसमें उसको जो थर्ड वाली, अगर वो तीनों फ्लैट उसका ही है अगर, तो थर्ड वाले फ्लैट पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, 2 फ्लैट पे उसको अलाउड हो जाएगा, 2 फ्लैट पे उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मालूम पड़ा, ऊपर से नेगेटिव ले सकता है एसओपी में। बट जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले फ्लैट के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वो जो थर्ड वाला टैक्स, जो थर्ड वाला फ्लैट है ना, उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट समझ लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट। लेकिन कौन से केस में, अगर वो तीनों फ्लैट उसका है, तो भाड़े पे रह रहा है तो नहीं यार, तीनों फ्लैट उसका रहना चाहिए, तो भाड़े पे रह रहे तो रेंट दे रहे हैं ना यार, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो, तो वो केस है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी आया, अगर थर्ड प्रॉपर्टी आपका हुआ, बराबर है, और वो आपने भाड़े पे नहीं दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उसको हम समझ जाएंगे कि वो डीम्ड टू बी लेट आउट है। तो पूरा फॉर्मेट दिख रहा है इधर बेटा सबको, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ कौन सा फंडा नहीं आएगा। अब आपने, अगर वो प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है, मतलब भाड़ा तो मिलेगा नहीं, वो तो खाली समझ रही है ना गवर्नमेंट की भाड़ा मिल रहा है आपको, बट आप तो कुछ भाड़ा ले ही नहीं रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो एक्चुअल रेंट का पार्ट है ना, एक्चुअल रेंट का पार्ट ये दिख रहा है, ये तो डीम टू बी लेट आउट में ये एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं आएगा, एक्चुअल रेंट का पार्ट उड़ जाएगा बस, बाकी सब सेम हो जाएगा, बाकी सब सेम। अब डीम टू बी लेट आउट है मतलब क्या, गवर्नमेंट एज्यूम करेगी ना कि आपको भाड़ा मिल रहा है, बट आपको तो भाड़ा मिल ही नहीं रहा है, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं, सीधा सा सवाल है। तो गवर्नमेंट एज्यूम कैसे करेगी कि आपको भाड़ा मिल रहा है, ये इसके बेस पे, फेयर रेंट के बेस पे, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, आरएलवी के बेस पे गवर्नमेंट एज्यूम करेगी कि इतना भाड़ा आपको मिल रहा होगा, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगी। तो अब डीम टू बी लेट आउट का फॉर्मेट देखो, देख लिया ना, सेम फॉर्मेट रहेगा, दिखना है, अभी देखो दिखाता हूं, पूरा सेम फॉर्मेट रहेगा, खाली एक्चुअल रेंट नहीं रहेगा। तो देखो इधर, सी हियर एवरीवन, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, डीम टू बी लेट आउट, डीएलओपी, हाँ ये डीएलओपी है, ये आपका है व्हाट बेटा, डीएलओपी, देख रहा है, सब फॉर्मेट सेम है कि नहीं, एवरीथिंग, सिर्फ एक्चुअल रेंट गायब है, एक्चुअल रेंट नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल रेंट तो मिल ही नहीं रहा है ना ओनर को, डीम्ड टू बी लेट आउट, डीएलओपी जिसको हम बोलते हैं प्यार से, डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट, सिंपल, समझा बेटा, क्लियर है, माइंड में गया सबके, बस इसको याद रखने का और टेंशन लेने का नहीं, जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, याद रखना। तो याद रखो, दिख रहा है पूरा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ एक्चुअल रेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो बच्चे को मिल ही नहीं रहा है, उस बंदे को एक्चुअल रेंट तो मिल ही नहीं रहा है, तो एक्चुअल रेंट दिख रहा है आपको किधर, किधर नहीं दिख रहा है, समझा। यस यस तृप्ति, करेक्ट, लिमिट सिर्फ एसओपी में, इंटरेस्ट का लिमिट सिर्फ एसओपी में, समझा, मालूम पड़ गया बेटा, क्लियर, यस, मालूम पड़ा। हाँ, अगर वाइफ के नाम पे खरीदा है ना, तो वाइफ अपना अलग से डिडक्शन लेगी बेटा, समझा, इंडिविजुअल होना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं। अब तू वाइफ के नाम पे एक फ्लैट कर देगा
तो वाइफ का टैक्स भरे, वो वाइफ भरेगी ना, हम थोड़ी भरेगा। अभी समझ ले 3 फ्लैट है, अभी उसने क्या किया टैक्स बचाने के लिए, समझ ले कपिल शर्मा ने क्या किया, एक फ्लैट अपने नाम पे रखा, एक वाइफ के नाम पे रखा, दूसरा दूसरी वाइफ के नाम पे रख दिया। तो इससे क्या होगा, सबका एक एक एसओपी हो गया ना बस, तो टैक्स बच जाएगा। समझा कि नहीं? तो ऐसे ही नहीं लोग दूसरे के नाम पे कर देते, वाइफ के नाम पे कर दिया या फैमिली में और अदर मेंबर के नाम पे कर दिया, तो उससे टैक्स सेव हो जाता है ना। ऐसा चीज है। 2 हाउस प्रॉपर्टी तक मेरे मेरे नाम पे रहेगा तो मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट तीसरा हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरा ही है तो मैं क्या करूंगा, वो हाउस प्रॉपर्टी को मेरे वाइफ के नाम पे कर दूंगा, बराबर है। और वाइफ अपना खुद का अलग से क्या करेगी, वो अपना इनकम टैक्स स्लैब बनाएगी, उसको भी रिटर्न फाइल करना है। अगर वो अर्निंग कर रही है तो उसका बराबर है, क्या होगा, रिटर्न फाइल करेगी तो वो उसमें अपना एसओपी दिखा के डिडक्शन ले लेगी, खत्म। समझा? तो अगर कभी भी ऐसा हुआ ना, समझा कि नहीं, ध्यान रखो, 2 हाउस प्रॉपर्टी तक एसओपी नील है, बराबर है, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख लो, चलेगा। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे रख दो, आप टैक्स बचा लोगे, खत्म। मालूम पड़ा कि नहीं? यस। नहीं तो दो दो हाउस प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे रख दो, एक अपने नाम पे रखो। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों करे सर? ठीक है भाई, मत करो, 2 अपने अपने नाम पे 2 रखो, एक वाइफ के नाम के रखो, कोई टेंशन नहीं। वो आपका लुकआउट है, आपको वाइफ के नाम पे कितना रखना है, 2 रखना है, 3 तो रखो ही मत, क्योंकि 3 रखेगा तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो 2 अपने नाम पे रखो, एक वाइफ के नाम पे रखो, या 2 वाइफ के नाम पे रखो, एक अपने नाम पे रखो, दैट इज योर लुकआउट। समझा कि नहीं? याद रखो। चलो, तो देख लिया बेटा, डीएलओपी का फॉर्मेट सबको मालूम पड़ गया, समझ गया ना? डीएलओपी का फॉर्मेट पूरा सेम है, एलओपी जैसा ही है, सिर्फ क्या नहीं है इसमें, बताओ मेरे को फटाफट। डीएलओपी के फॉर्मेट में क्या गायब है बताओ, चलो आंसर दो फटाफट। डीएलओपी और एलओपी का फॉर्मेट पूरा सेम है, पूरा सेम, लेकिन क्या गायब है इसमें बोलो? बस सिर्फ एक्चुअल रेंट गायब है, और अगर एक्चुअल रेंट गायब हो गया तो जीएवी भी नहीं आएगा, पता है ना बेटा? अगर एक्चुअल रेंट आपका गायब हो गया तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, आरएलवी और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करोगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। और यार एक्चुअल रेंट है ही नहीं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसा निकलेगा? पॉसिबल इट्स नहीं है। समझा कि नहीं? याद रखना। तो देखो, बस वही फॉर्मेट जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आरएलवी कैसा निकालना है, तो इधर आरएलवी ही आपका क्या हो जाता है, जीएवी, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, तो कंपेयर कैसा करेगा, इसलिए यहां जो आरएलवी आएगा वही आपका जीएवी हो जाता है, याद रखना। ठीक है, कॉमन सेंस है यार, आरएलवी जीएवी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो जीएवी को कंपेयर करके निकलेगा कैसा, इसलिए इधर जो आरएलवी है वही जीएवी है, बराबर है, जो आरएलवी है वही आपका जीएवी है। मालूम पड़ा? जैसे मैं आपका, वैसे आरएलवी जीएवी सेम डीएलओपी के केस में। और फॉर्मेट सबको पता है आरएलवी कैसा निकलते हैं, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, व्हिचएवर इज हायर देन स्टैंडर्ड रेंट। अब सी और डी को कंपेयर करो, जो लोअर होगा वो आरएलवी, और डीएलओपी में जो आरएलवी होगा, जो आरएलवी होगा वही जीएवी होगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट इधर नहीं होते हैं। इधर एक्चुअल रेंट होते क्या, नहीं होते, बराबर है, समझे क्या? मालूम पड़े सबके? यस। तो याद रखने का, ये सब चीज याद रखने का, इधर आरएलवी इज इक्वल टू जीएवी हो जाएगा, खत्म। और उसके बाद लेस क्या करने का, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, उसके बाद तो पूरा सब कुछ सेम है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आ जाएगा एनएवी, फिर डिडक्शन ले लो 30% ऑफ एनएवी, और इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बराबर। अब ये एसओपी तो है नहीं कि इस पे इंटरेस्ट का लिमिट रहेगा 2 लाख या 30,000, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर प्रॉपर्टी, लास्ट में जो आएगा इनकम फ्रॉम डीम्ड टू बी लेटर। पूरा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, मैंने डिफरेंस बता के समझा दिया था कि भूलो ना, भूलो ही नहीं आप लोग, समझा? मालूम पड़ा? म्युनिसिपल टैक्स डिडक्टेड सेम, ये जो अमाउंट है ना बेटा, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है आपका, आरएलवी इज इक्वल टू जीएवी ना, ये जो आरएलवी आया वो जीएवी ही हो गया, तो यही अमाउंट से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करोगे, समझा कि नहीं? जब आरएलवी इज इक्वल टू जीएवी हो गया, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो जो आरएलवी आएगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, तो इसको आरएलवी बोलो आप या जीएवी बोलो, एक ही मतलब है।
अब उसी में से म्यूनिसिपल टैक्स आप डिडक्ट कर दो। समझा बेटा? मालूम पड़ा? जिसने डाउट पूछा क्लियर है? बराबर? ओके, तो बस याद रखना, मालूम पड़ गया? तो यही है अपना फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को सब लोग अपने माइंड में फिक्स कर लो। ये आपका चारों फॉर्मेट इधर हो गया। कौन कौन सा मालूम? तो बस अब ये हमने चारों हाउस प्रॉपर्टी का ऑल 4 का फॉर्मेट हमने देख लिया बेटा। बस याद रखना, देखो पहला हमने किसका देखा था? एलओपी, सबसे इंपॉर्टेंट एलओपी है, इसके बेसिस पे ही सब कुछ है। एलओपी, फिर वीएलओपी देख लिया, एलओपी का फॉर्मेट। वीएलओपी में सिर्फ क्या डिफरेंस था? एक्चुअल रेंट ही आपका जीएवी हो जाता, एक्चुअल रेंट ही आपको जीएवी लेना है, ड्यू टू क्या? लॉस कॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी था, वो भी देखा था। एसओपी देख लिया हमने। एसओपी में 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है, आपका प्रॉपर्टी है, तो नेट एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज निल, बराबर है। उसके बाद इंटरेस्ट का भी डिडक्शन देख लिया आपने। 31 मार्च 99 के पहले तक लोन लिया है तो 30,000 तक का इंटरेस्ट डिडक्शन, उसके बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा अगर घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदने के लिए लिया है तो। कंस्ट्रक्शन या तो खरीद रहे हो या तो खुद बना रहे हो। लेकिन अगर रिपेयरिंग, बना हुआ घर है, रिपेयरिंग कर रहे हो, उसमें रिपेयरिंग के लिए अगर आपने लोन लिया है, रिपेयरिंग रिन्यूअल वो सब के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो टाइम पे सिर्फ 30,000 है। तो ये भी देखा हमने। फिर अपना डीम्ड टू बी लेट आउट भी देख लिया। डीम्ड टू बी लेट आउट में, डीम्ड मतलब एज्यूम कर रहे हो, एज्यूम कि लेट आउट हो, एज्यूम, बट आपको तो कोई रेंट मिल ही नहीं रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रेंट। वो तो एज्यूम किया है ना बाबा, वो तो एज्यूम किया है। तो एज्यूम किया है तो एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं, तो एक्चुअल रेंट खाली गायब है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आरएलवी, जब एक्चुअल रेंट गायब हो गया, एक्चुअल रेंट आएगा ही नहीं, तो आरएलवी इज इक्वल टू जीएवी। एक्चुअल रेंट आएगा ही नहीं तो आरएलवी इज इक्वल टू जीएवी। बस उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस करो तो आपको मिल जाएगा एनएवी। एनएवी के बाद पता ही है सबको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कॉमन डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, वो फिक्स है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर प्रॉपर्टी, वो भी इंटरेस्ट पेबल करोगे, और इधर लिमिट नहीं है, ये एसओपी थोड़ी है, एसओपी में लिमिट होता है, ये तो डीएलओपी हो गया ना बेटा, डीम टू बी लेट आउट हो गया।